नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोर। फ्रेंड्स, आज हम लोग सेल डिवीजन देखेंगे एंड सेल डिवीजन से संबंधित और से बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बात मित्रों कि सेल डिवीजन आखिर होता क्या है। सेल डिवीजन एक लेमन स्टाइल में यदि हम समझने की कोशिश करें तो यदि एक सेल दो या दो से ज़्यादा सेल में डिवाइड करता है और ये लोग फर्दर डिवाइड करते हैं अलग सेल्स में, तो हम इसी प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं, जिसमें कि सेल की संख्या होती है वो बढ़ती हुई नजर आती है। नंबर्स ऑफ द सेल जो है वो बढ़ते हैं। ये सेल डिवीजन की आवश्यकता हमें इसलिए है ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके, डेवलप कर सके और रिपेयर हो सके। मान लिया जाए कहीं भी हमारे बॉडी पार्ट्स में चोट लग गया तो और वहाँ की सेल डैमेज हो गई, तो जो हेल्दी सेल्स हैं वो डिवाइड करके न्यू सेल्स वहाँ पर बनाती हैं। सेल डिवीजन जो होता है मित्रों वो सेल साइकिल के थ्रू होता है, जिसमें दो फेजेज होते हैं। पहला इंटरफेज एंड दूसरा एम फेज या माइटोटिक फेज। इन दो फेजों में क्या होता है मित्रों कि सबसे पहले इंटरफेज में कोई भी सेल का आकार बढ़ता है एंड माइटोटिक फेज में जब इसका आकार बढ़ जाता है तब वो डिवाइड करता है। अब ये किस तरीके से होता है आइए आगे देखते हैं। तो इंटरफेज में सबसे पहले जो पहला फेज होता है मित्रों सेल डिवीजन का, उसमें इंटरफेज आता है जिसमें सेल अपने वॉल्यूम को बढ़ाता है, अपने आकार को बढ़ाता है। यदि सेल कोई सा भी है वो छोटा है तो इंटरफेज में वो सेल अपने आप को बड़ा कर लेगा, सबसे पहली बात। इसलिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये ज़्यादा टाइम लेता है सेल डिवीजन होने से पहले। ओके, देन इसका जेनेटिक मटेरियल्स भी डुप्लीकेट होता है। जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है मित्रों, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से आपके बाल होंगे, किस तरीके से आपका चेहरा होगा, आपकी कद काठी कैसी होगी। इस चीज का इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल्स में होता है। जब सेल अपने एक निश्चित सर्टेन लेवल तक ग्रो हो जाता है, जब एक सही आकार उसको मिल जाता है, जब वो एक सही आकार पा जाता है, तो माइटोटिक फेज में फिर सेल पहुंचता है जिसमें सेल डिवीजन होता है। यह फेज जो है माइटोटिक फेज से ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि सेल को अपना आकार बढ़ाना है प्लस जेनेटिक मटेरियल्स को भी डुप्लीकेट करने हैं। यदि हम ह्यूमन बींग की एग्जांपल लें मित्रों, तो ह्यूमन बींग के एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स का मतलब हो गया कि इसका दुगना 46 क्रोमोसोम्स एक सेल में होते हैं। जब ये इंटरफेज में होता है, जब इस साइकिल के इंटरफेज में ये रहता है, तो इसका वॉल्यूम तो एक आकार हम देख रहे हैं इस फिगर में ये बढ़ रहा है, प्लस इसकी जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स की भी संख्या डुप्लीकेट होती है। मतलब पहले यदि 23 पेयर्स में थी तो अब 46 हो जाता है। यानी कि 23 पेयर्स कहने का मतलब है कि 46 क्रोमोसोम यदि पहले सेल में हमारे पास था, तो अब यह बढ़कर 46 पेयर्स हो जाती हैं, मतलब 92। तो इस बात को हम समझ लिए मित्रों कि इंटरफेज में सबसे पहले सेल अपने आकार को बढ़ाता है एंड उसके जेनेटिक मटेरियल्स भी डुप्लीकेट होते हैं। यह पहला फेज है किसी भी सेल का। ओके मित्रों, अब आगे देखते हैं। अब दूसरा फेज आता है इसका एम फेज या माइटोटिक फेज। एम फेज या फिर माइटोटिक फेज में सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन पहले तो हमने देखा इंटरफेज में सेल का आकार बढ़ा, उसमें जेनेटिक मटेरियल्स जो भी होते थे वो डुप्लीकेट हुए, यानी कि दुगने हुए। अब सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर डिवीजन। तो सेल पहले डिवाइड करे उससे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो भाग में। हम इस फोटो में फिगर में देख सकते हैं कि ये सेल का न्यूक्लियस है, ये पहले दो भाग में यहाँ पर डिवाइड हुआ, 1 एंड 2। उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो भाग में होता है और इस तरीके से दो सेल हमारे बन जाते हैं, एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है मित्रों तो इसको कार्योकाइनेसिस कहते हैं, एंड इसका जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा पेजेज कंप्लीट हो गया, एक सेल कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को जान लेना जरूरी है मित्रों, जैसे सोमेटिक सेल किसको कहते हैं, डिप्लॉयड सेल किसको कहते हैं एंड हैप्लॉयड सेल किसको कहते हैं। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सोमेटिक सेल हम देखते हैं कि सोमेटिक सेल किसे कहते हैं। तो वह सारे सेल, हमारी एक बॉडी है मित्रों,
उसमें कोई भी सेल है, सारे सोमेटिक सेल होंगे एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स कहने का मतलब मित्रों यह है कि यदि ह्यूमन बीइंग में मेल है तो स्पर्म होगा और यदि फीमेल है तो उसके पास एग होंगे। तो इन दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जितने भी हमारे बॉडी में सेल पाए जाते हैं सारे के सारे सोमेटिक सेल कहे जाते हैं। सोमेटिक सेल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पास दो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। दो कंप्लीट सेट मीन्स 23 पेयर्स में हम इसे काउंट कर सकते हैं। इसी के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं टू कंप्लीट सेट्स, मतलब कि ये जब भी होंगे पेयर्स में होंगे, इसलिए सोमेटिक सेल्स को डिप्लॉयड सेल कहते हैं। तो यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि डिप्लॉयड सेल वो सेल होता है जिसके पास टू कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो देखते हैं, मान लीजिए कोई सोमेटिक सेल है। सोमेटिक सेल कहने का मतलब है सारे वो सेल एक्सेप्ट हमारे स्पर्म एंड फीमेल का एग। ओके, तो ये दो भाग में हम इसको समझ सकते हैं कि जो 23 पेयर्स होते हैं यानी कि 46 क्रोमोसोम्स, इसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स कहे जाते हैं। ऑटोसोम्स मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों में एक ही जैसा क्रोमोसोम्स होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। मेल एंड फीमेल में दोनों में ये होता है, बट जो डिफरेंस क्रिएट करता है, जो कि मेल को मेल जैसा बनाता है एंड फीमेल को फीमेल जैसा बनाता है, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसका एक पेयर होता है। तो हम देख सकते हैं 23 पेयर में से 22 पेयर तो हमारे क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और एक पेयर जो है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। 22 पेयर कहने का मतलब है 44 क्रोमोसोम इसमें हो गए और इसमें 2 क्रोमोसोम हो गए। मेल में हम जानते हैं कि XY क्रोमोसोम होते हैं एंड फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं। यही दो जो है सेक्स क्रोमोसोम्स में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिप्लॉयड सेल एंड हैप्लॉयड सेल। हर एक वो सेल डिप्लॉयड सेल होगा फ्रेंड्स जिसमें दो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। फॉर एग्जांपल सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल हम लोग जानते हैं कोई भी बॉडी का यदि सेल है, यदि वो रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है तो वो सोमैटिक सेल के कैटेगरी में आएगा और उसके पास 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब 23 पेयर्स में होगा, जिसे हम 46 कह सकते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होंगे। परंतु हैप्लॉयड सेल की जब भी बात होती है तो केवल और केवल इसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। फॉर एग्जांपल स्पर्म हुआ तो उसमें केवल 23 ही क्रोमोसोम्स होंगे, या फिर फीमेल का एग हुआ तो उसमें भी केवल और केवल 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। इस चीज को हम हैप्लॉयड सेल कहते हैं। यदि हम डिप्लॉयड सेल की बात करें तो चूंकि इसमें 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो इसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु हैप्लॉयड सेल को हम n से ही सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं ये स्पर्म है जिसके पास 23 क्रोमोसोम्स है और ये एग है जिसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स है। जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो 23 क्रोमोसोम्स फादर से आता है एंड 23 क्रोमोसोम्स मदर से आता है। दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं, जो कि 23 पेयर्स में हो जाता है। तो इस तरीके से हम फ्रेंड्स ये बात समझ सकते हैं कि हमारी जो एग सेल हो या फिर स्पर्म सेल हो, ये दोनों हमारे जो हैं हैप्लॉयड सेल के अंतर्गत हम इसे काउंट करते हैं। परंतु जाइगोट जो है, जाइगोट के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, यानी कि 46 क्रोमोसोम है, जिसे हम 2n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये लोग डिप्लॉयड सेल होते हैं। इसके पास 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन। काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन में हम 2 टाइप के काइंड्स को देखने की कोशिश करेंगे और वो ये है माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके फ्रेंड्स, तो माइटोसिस में हम जब बात करते हैं तो माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक सेल में होता है इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये ग्रोथ में, रिपेयर में एंड डेवलपमेंट में काम आता है। हमारे बॉडी का कोई भी अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है, वहाँ की सेल डैमेज हो जाती है, मर जाती है, तो उस पार्ट में कोई भी
यदि रिपेयर की काम होता है, डेवलपमेंट का काम होता है, ग्रोथ का काम होता है, तो ऐसे प्रोसेस में जो भी सेल डिवीजन होगा वो सोमेटिक सेल के अंदर होगा और इसे हम माइटोसिस कहते हैं। यदि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इसी टाइप के सेल डिवीजन से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, अब इसमें होता क्या है, यदि 46 क्रोमोसोम्स हैं किसी सेल में, तो यदि वो डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। पेरेंट यदि सेल है कोई और यदि चाइल्ड सेल में डिवाइड हो रहा है तो इन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट के क्रोमोसोम्स के बराबर ही होंगे। जो भी डॉटर सेल होगा उसमें क्या होता है, इक्वल होंगे क्रोमोसोम्स एज इक्वल टू द पेरेंट सेल। इसके दो एक्सेप्शन है जिसे आप याद रख सकते हैं, पहला नर्व सेल, दूसरा कार्डियोमाइकोट्स। यदि यह सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड वे में होने लगे, मतलब कोई भी इसके ऊपर नियंत्रण न रहे, तो वो ट्यूमर का रूप ले सकते हैं या फिर कैंसर भी बना सकते हैं। इस प्रोसेस को, जिस माइटोसिस को, इसीलिए चूंकि पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और चाइल्ड सेल में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब इक्वल दोनों में क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं मित्रों मियोसिस। मियोसिस के लिए हम बात करें तो ये जो है सेल डिवीजन रिप्रोडक्टिव सेल में होते हैं, जिसमें एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। ये देख सकते हैं, ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है और ये चाइल्ड सेल है। तो इसके पहले तो हमने देखा था कि केवल 2 सेल में, माइटोसिस में केवल 2 सेल में हो रहे थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं माइटोसिस में केवल 2 सेल में डिवाइड हो रहे थे, परंतु मियोसिस में 4 सेल में डिवाइड होते हैं। तो पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 चाइल्ड सेल्स, पहला बात। दूसरा बात ये कि रिप्रोडक्टिव सेल में होते हैं। ओके, एंड यदि इसको हम देखें तो ये भी 2 फेज में होते हैं। पहले फेज में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इनके पेरेंट सेल में, वो डिवाइड हो जाते हैं। यदि पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो ये डिवाइड होके एक चाइल्ड को मिलेगा 23 क्रोमोसोम्स एंड दूसरे चाइल्ड को मिलेगा 23 क्रोमोसोम्स। पहले इस फेज को, जिसमें एक डिप्लॉयड सेल 2 हेप्लॉयड सेल में डिवाइड हो रहा है, इस चीज को हम कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, जिसको कि हम रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए इसको हम रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं, जिसमें एक डिप्लॉयड सेल, देखिए यहाँ 2n लिखा हुआ, इसलिए डिप्लॉयड सेल 2 हेप्लॉयड सेल्स में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट फेज जो होता है वो इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है, जिसको हम मियोसिस सेकेंड कहते हैं, जिसमें एक हेप्लॉयड सेल जो है 2 हेप्लॉयड सेल में डिवाइड होता है।